Hey guys, welcome to my online prep. Today we will discuss the fourth chapter of Indian economy and Indian financial system, which is role of priority sector and MSME in Indian economy. This chapter is very important in your exam perspective क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाते हैं. एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन तो 3 से 4 पूछे जाते हैं. इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप इससे ही समझ सकते हैं कि आईआईएफएस के अलावा आपको जेआईबी के दूसरे पेपर में जैसे पीपीबी और कभी कभी आपको रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में भी ये टॉपिक थोड़े बहुत पढ़ने को मिल जाएंगे. उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से. ये तो बात हो गई जेआईबी की. अगर आप सीआईबी कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट पेपर एडवांस बैंक मैनेजमेंट में भी ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं. अगर आपने रूरल मैनेजमेंट लिया है इलेक्टिव पेपर सीआईबी में तब भी ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं. तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को हम लोग. गाइस, प्रायोरिटी सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए. तो priority sectors and MSMEs are the backbone of Indian economy and also crucial for inclusive and balanced growth. What does it mean, inclusive and balanced growth? Inclusive का मतलब है सारे समुदाय के लोग, सारे जाति के लोग. ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर जाति ही ग्रो कर रहा है. सारे को ले करके, चाहे वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके, कास्ट ब्रीड सबसे ऊपर उठ करके सारे के विकास होनी चाहिए. बैलेंस का मतलब ये हो गया, बैलेंस ग्रोथ का मतलब कि एक बैलेंस वे में हर सेगमेंट का ग्रोथ होना चाहिए. एग्रीकल्चर हो, आईटी हो या फिर एमएसएमई हो, एक्सपोर्ट सेक्टर हो, ये सारे का ग्रोथ होना चाहिए. तो प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमईज आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड विच इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर इंक्लूसिव एंड बैलेंस ग्रोथ. नाउ कम टू द पॉइंट 2 विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ पीएसएल. पीएसएल का इंट्रोडक्शन कब हुआ? व्हेन डज इट कम इनटू एग्जिस्टेंस? हाउ इट वाज पॉइंट कि ये वर्ड आया कहां से? तो इसकी एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मोरारजी देसाई, इनको तो आप जानते होंगे, ये हमारे एफएम रहे हैं. और अच्छा, ये एफएम सबसे हाईएस्ट बजट पेश करने वाले यही थे. 10 इयर्स कंसेक्यूटिवली इन्होंने बजट पेश किया है. और ये डेप्यूटी पीएम भी थे. ठीक है. इन्होंने ही हाईलाइट किया कि लैक ऑफ बैंक क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्री इन. लोकसभा में उन्होंने कहा कि ये जो क्रेडिट है, बैंक गारंटी और बैंक क्रेडिट है एग्रीकल्चर के लिए और स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा है. तभी से वहां शुरू हुआ दैट लीडिंग्स टू द कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. वहीं से ही ये टॉपिक जो है, ये वर्ड है, वहां से ही शुरुआत हुई. फिर अगर ये पीएसएल की बात करें कि ये पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फोकस किसको करता है, तो फोकस फाइनेंशियल सपोर्ट देता है. फाइनेंशियल सपोर्ट टू द सेक्टर्स इंपैक्टिंग लार्ज पॉपुलेशन, वीकर सेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव एरियाज. देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर और एमएसएमई ये दो ऐसे सेक्टर हैं. दो चीजें यहां से होती हैं, ये दो चीजें यहां से होती हैं ये पीएसएल से. एक, यहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. और दूसरा, यहां से मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग आती है. मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली एमएसएमई से ज्यादा आती हैं. तो ये दो सेक्टर है जो वीकर सेक्शन को, जहां सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनको, और सबसे लार्ज पॉपुलेशन, जो सबसे लार्ज पॉपुलेशन है उनको यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलता है. तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि ये अगर अच्छा रहेगा, ये सेक्टर अच्छा करेगा तो ग्रोथ भी ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा मिलेंगे. एमएसएमई की बात करें तो आप इसके इंपॉर्टेंस से आप इतना ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये अकेला सेक्टर एक ऐसा है जो कंट्रीब्यूट करता है टोटल जीडीपी का 30% टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट. अगर इंडिया में टोटल 100 मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जितनी भी, उसमें से 30% जो है ये इसका ही रोल है. किसका? एमएसएमई का, इसके टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में इंडिया के. और इसकी अगर बात करें कि इंडिया में जितने भी किसी पर्टिकुलर ईयर में, मैं रिसेंट डेटा ही बोल रहा हूं, 2024-25 की बात कर रहा हूं,
कि अगर जितना एक्सपोर्ट होता है इंडिया में उसका 40% कंट्रीब्यूशन है ये एमएसएमई ही करता है। मतलब आप ये सोच लीजिए कि जितनी भी चीजें इंडिया से बाहर गई बिकने के लिए उसमें से 40% कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर से रहता है उस एक्सपोर्ट में। और अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो 28% जीडीपी जो है वो 28% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है किसका, एमएसएमई सेक्टर का। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दिस, इस पर्टिकुलर सेक्टर ने 12 करोड़ लोगों को नौकरियां भी दी हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किए जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं। 12 करोड़ लोग, यहां से 120 मिलियन पीपल इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर से। तो आप इसका इंपॉर्टेंस यहीं से आप बता सकते हैं कि कितना बड़ा, कितना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये इंडियन इकोनॉमी का। गाइस, हम लोग ने पीएसएल कैसे एग्जिस्टेंस में आया और कितना इंपॉर्टेंट है वो देख लिया। अब हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे प्रायोरिटी सेक्टर को कैटेगराइज किया है डिफरेंट सब कैटेगराइजेशन में। चलिए एक एक करके समझते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर टोटल 8 सब कैटेगरी में डिवाइडेड है। सब कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला एग्रीकल्चर। क्यों ये एग्रीकल्चर क्यों है इस प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट? क्योंकि ये सपोर्ट करता है फूड सिक्योरिटी को और रूरल डेवलपमेंट को, इसलिए। दूसरा एमएसएमई। क्यों? क्योंकि ये इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉट ओनली दिस, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, ये सबको सपोर्ट करता है, इसलिए इसको सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। तीसरा है एक्सपोर्ट क्रेडिट। ये हमारे फॉरेन ट्रेड को बूस्ट करता है। जितना ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हम लोग का फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ेगा। तो ये फॉरेक्स रिजर्व को प्रमोट करता है। इससे क्या होगा, हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे, दूसरे जगह से लोग चीजें खरीद रहे हैं, हमारे यहाँ ही अगर चीजें बढ़ने लगे और हम लोग बाहर बेचने लगे तो उससे हम लोग को प्रॉफिट ज्यादा होगा, उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में नहीं रहेगा, हमेशा सरप्लस में रहेगा। तो वो जो चीजें हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है। एजुकेशन, सब कोई अगर पढ़ने लगे, खुशहाली सबसे ज्यादा वहां आती जहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा होती है। करंटली हम लोग 70-74 के आसपास लिटरेसी रेट है इंडिया की। जब अंग्रेज छोड़ के गए तब हम लोग की लिटरेसी रेट 12% के आसपास थी, अभी हम लोग 74% के आसपास हैं। तो अभी भी हमारी कम से कम 25% आबादी है जो एजुकेटेड नहीं है। तो इस सेगमेंट में जो भी हायर एजुकेशन हो या किसी भी तरह का एजुकेशन हो, एक लिमिट में वो यहां से पढ़ सकते हैं ताकि सारे लोग आगे बढ़े और इंडिया को एक स्किल्ड मैन पावर मिले, स्किल्ड नागरिक मिले। तो इससे खुशहाली आएगी, पढ़ेंगे तो इनोवेशन आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो इस सेगमेंट को, इसको भी प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। हाउसिंग, रोटी कपड़ा मकान सबका सपना होता है। सबसे पहले लोग, कोई भी हम और आप में से रोटी के लिए फाइट करते हैं। जब रोटी अगर मिल जाती है तो फिर हम लोग सोचते हैं कि तन पे ढकने के लिए कोई कपड़ा चाहिए। जब ये रोटी और कपड़ा ये दोनों मैसर हो जाते हैं, मिल जाते हैं हम लोग को, तो फिर हम लोग सोचते हैं कि एक मकान होना चाहिए। तो मकान एक अफोर्डेबल, एक लिमिट में, ये भी प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया कि ये सबका एक सपना होता है, सबकी एक चाहत होती है, सबका एक वांट होता है, नीड होता है कि हम लोग के पास एक घर हो। तो घर भी इसीलिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, कि वहां से एक लिमिट में, इसको भी प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है, हाउसिंग लोन को। तीसरा, अभी लास्ट बट सेकेंड लास्ट जो है वो, थर्ड लास्ट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अभी न्यूली ऐड किया गया, पहले नहीं था। तो ये क्या करता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो है पार्ट, ये स्ट्रेंथन करता है हेल्थ केयर को। अगर अच्छे हॉस्पिटल नहीं है तो फिर अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है जो हॉस्पिटल बनाना चाहता है, कुछ डेवलपमेंट करना चाहता है हेल्थ केयर में, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को, तो ये भी प्रायोरिटी सेक्टर के पार्ट हैं। फिर सैनिटेशन को भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही रखा गया। एजुकेशन में जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ये सारे फैसिलिटी भी जितने भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। फिर रिन्यूएबल एनर्जी को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है प्रायोरिटी सेक्टर में, क्योंकि एक सर्टन टाइम के बाद जितने भी जो हमारे फॉसिल्स फ्यूल हैं, फॉसिल्स फ्यूल जैसे ऑयल, डीजल, गैस, ये खत्म हो जाएंगे तो नॉन फॉसिल्स फ्यूल पे हम लोग की डिपेंडेंसी रहेगी, जो कभी ना खत्म होने वाली है। वो सोलर और बायोगैस है, ग्रीन है, ग्रीन एनर्जी है। तो इस पे जितना ज़्यादा फोकस करेगा उतना ज़्यादा हम लोग तेल कम इंपोर्ट करेंगे, हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे। क्योंकि ज़्यादातर पार्ट जो हम लोग जाते हैं इंडिया से फॉरेक्स रिजर्व से,
वो तेल ऑयल इंपोर्टिंग में जाता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में वो सारे इनका एम है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, सारे लोगों के पास जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जहां तक बैंकिंग, वहां तक बैंक का सपोर्ट, बैंकिंग क्रेडिट नहीं मिली है, इनको भी इस ग्रुप में रखा गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो इस ग्रुप में आते हैं। अब हम लोगों ने प्रायोरिटी सेक्टर देख लिया कि क्या होता है, कैसे शुरुआत हुई, प्रायोरिटी सेक्टर में कितने कैटेगरीज हैं। अब प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग करने के नॉर्म क्या हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रायोरिटी सेक्टर के लेंडिंग के लिए आरबीआई ने एक खास गाइडलाइन दिया है कि आपको इसी गाइडलाइन के अंदर लोन देने हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो गाइडलाइन है जो हेल्प करता है कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के साथ अनजस्टिस नहीं हो। आरबीआई का खास गाइडलाइन है। आप में से बहुत सारे लोग ने इस तरह की जो चार्ट है देखी होगी, बुक में देखी होगी या फिर आरबीआई के सर्कुलर में देखी होगी। ठीक है, ये आप चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, आप इससे ही समझ लीजिए कि ये जो चार्ट है ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म है। ये आईआईएफएस में तो आपको पढ़ना ही है, आपको पीपीपी में भी पढ़ना है और रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में भी पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप सीआईबी दे रहे हैं, सीआईआईबी का एग्जाम दे रहे हैं, तो सीआईआईबी के फर्स्ट पेपर में आपको मॉड्यूल सी में भी आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपने रूरल बैंकिंग लिया है इलेक्टिव पेपर, तो वहां भी आपको ये टॉपिक पढ़ना है, टेबल समझना होगा। तो अगर आप यहाँ पे टेबल समझ जाते हैं तो अब नेक्स्ट टाइम जो भी अगर आपके पास ये टॉपिक आए तो आपके लिए ये केक वॉक हो जाएगा। आप में से जो ब्रांच बैंकिंग में है, जो एसेट्स देखते हैं, उनके लिए में भी वो आसान होगा, वो समझते होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये टेबल नहीं समझ पाते हैं। चलिए इसको डिकोड करते हैं और आराम से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि देखिए ये कैटेगरी जो है, दो कैटेगरी है, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कैटेगरी है ये बैंकों के लिए गाइडलाइन है कि ये जो कैटेगरी एप्लीकेबल किसके लिए, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए, एक्सक्लूडिंग आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्यों? क्योंकि इनके लिए सेपरेट ये कैटेगरी दी गई है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर है कि फॉरेन बैंक्स विद 20 प्लस ब्रांचेज, जिनका 20 प्लस से ज्यादा प्रेजेंस है इंडिया में ब्रांचेस में फॉरेन बैंक का, उनके लिए भी ये कैटेगरी एप्लीकेबल है। फिर आता है कि वो बैंक जिनका 20 से कम है, उनके लिए क्या गाइडलाइन है, जिनका 20 से कम है प्रेजेंस इंडिया में, उनके लिए भी ये गाइडलाइन है। तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया। अब अगर ये वर्टिकल देखेंगे तो इसमें टोटल कितना परसेंटेज है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का, वो इसमें दिया हुआ है कि टोटल परसेंटेज आपको प्रायोरिटी सेक्टर का यहां पे रखना है बैंकों को। ये सारे बैंक के लिए अलग अलग गाइडलाइन है। फिर उसमें से बोला गया है कि जो एग्रीकल्चर है उसके लिए आपको कितना रखना है, उसके लिए गाइडलाइन है। फिर माइक्रो इंटरप्राइजेस है उसके लिए कितना रखना है, और फिर एडवांसेस टू वीकर सेक्शन उसके लिए कितना रखना है। तो ये दो कैटेगरीज हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में आप बैंक का नाम है और वर्टिकल में सेक्टर है, कौन कौन सेक्टर में नॉर्म है। अब आपने देखा कि यहां पे दो टर्म है, एक है एएनबीसी और सीईओबी। एएनबीसी का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। एएनबीसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, और ये बैंक के टोटल लोन का कैलकुलेशन है, बट इसमें कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जिसमें पीएसएल के अंदर ना आने वाले लोन को एक्सक्लूड कर देते हैं। इसको आप ऐसे समझे कि अगर मान लेते हैं कोई बैंक ए है, बैंक ए है, उसका जो टोटल लोन है एक पर्टिकुलर ईयर में मान लेते 1200 करोड़ है, ठीक है, और उसने 200 करोड़ कुछ बिग कॉर्पोरेट को दिया, बिग कॉर्पोरेट को दिया मान लेते हैं। तो इसका जब एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग तो ये माइनस करके 1000 करोड़ आएगा। ये जो 1000 करोड़ है ये ही आपका एएनबीसी है, इस पर्टिकुलर क्या बैंक ए का। ठीक है, अब सीओबी क्या होता है पहले ये समझिए। सीओबी का मतलब होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। क्रेडिट इक्विवेलेंट
शॉर्ट में लिखते हैं इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ये इसका मतलब हुआ कि वैसे क्रेडिट जो नॉन फाइनेंशियल है, इसमें फाइनेंशियल आ गया और इसमें नॉन फाइनेंशियल हो गया, जैसे आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी, बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर बैंक गारंटी, ये सारे क्या आ गए, ये नॉन फाइनेंशियल हैं। तो वो जो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में आते हैं, COBE में। अब ये समझ गए, मान लेते हैं कि ANBC किसी पर्टिकुलर ईयर में बैंक ए का जो टोटल लोन था वो 1200 करोड़ था, उसके बाद 200 करोड़ बिग कॉर्पोरेट्स को चला गया, तो इसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, मतलब एडजस्ट करेंगे, तो टोटल 1000 करोड़ आ गया किसका, बैंक ए का, ANBC। अब क्रेडिट एक्सपोजर मान लेते हैं इसी बैंक का उस पर्टिकुलर ईयर में 100 करोड़ है, ठीक है, तो इसके हिसाब से 40% ऑफ ANBC और COB विच एवर इज हायर, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये 500 करोड़ है, हम लोग इसको ही करेंगे, 1000 करोड़ को, इसको ही एप्लीकेबल होगा। तो इसका 40% क्या हुआ, 40% का मतलब हो गया 400 करोड़। बैंक को ए को मेंटेन करना है प्रायोरिटी सेक्टर में 400 करोड़। अब उसमें है कि 18% जो है वो ANBC और CE का किसको, एग्रीकल्चर के लिए आपको रखना है। 18% का मतलब है कि 180 करोड़ जो है वो आपको 180 करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर में जाना चाहिए। 400 में 180 करोड़ किसको जाना चाहिए, एग्रीकल्चर में जाइए। अब उसमें एक और गाइडलाइन है कि आउट ऑफ दिस 10% ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए अलग से रखा, मतलब ये जो 100 करोड़ है, 100 करोड़ है इसका आउट ऑफ ये टोटल ANBC का, ये टोटल ANBC का, इसका नहीं, ये टोटल ANBC का 100 करोड़ जो है वो किसको जाना चाहिए, स्मॉल मार्जिनल फार्मर को जाना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे माइक्रो इंटरप्राइजेस है, MSME में 3 सेगमेंट होता है, एक माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो स्मॉल और मीडियम को एक्सक्लूड करके सिर्फ माइक्रो पे फोकस करके कि माइक्रो को जब आप देंगे तो उसके लिए जो कैटेगरी है वो 7.5% का है, ANBC और COB, मतलब यहां पे 7.5% कितना हो जाएगा, 75 करोड़। ये 75 करोड़ है वो किसके लिए है, वो माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए है। एडवांसेस टू वीकर सेक्शन 12% ऑफ ANBC और COB विच एवर इज हायर, वो यहां पे नहीं लिखा हुआ है, मतलब मान के चलिए सब में सारे केसेस में है। 12% का मतलब हो गया 120 करोड़। अब सिमिलरली अगर हम लोग देखें ये किसके लिए है, ये डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए है जिसमें RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, फॉरेन बैंक जिनका 20% से ज्यादा, 20 ब्रांचेस से ज्यादा प्रेजेंस है इंडिया में। अब फॉरेन बैंक जो 20 ब्रांचेस से कम है इंडिया में, उनके लिए 40% है। अगर मान लेते हैं कि कोई फॉरेन बैंक है तो उसी तरह से ये बैंक बी है और उसका जो टोटल एक्सपोजर है लोन का मान लेते हैं कि 500 करोड़ है, ठीक है, 500 करोड़ है, जिसमें से उसने 100 करोड़ जो है वो बिग कॉर्पोरेट को दे दिया। तो टोटल कितना ANBC क्या हो जाएगा, इसका ANBC हो जाएगा 400 करोड़। 400 करोड़ में 40% मतलब 160, 400 करोड़ में 160 करोड़ जो है इसका ANBC, इतना तो प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही है, जिसमें से 32% ऑफ द एक्सपोर्ट एंड एटलीस्ट 8% टू द प्रायोरिटी सेक्टर। अब इनको क्या है कि इसमें जो भी फॉरेन बैंक 20 ब्रांचेस से कम है उनके लिए एक स्पेशल क्लॉज है कि आप जो 40% आप जो अपना प्रायोरिटी सेक्टर में ANBC का रखेंगे या COBC का रखेंगे, उसका 32% आप एक्सपोर्ट को जाना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर 8 कैटेगरी थी, उसमें तीसरी कैटेगरी एक्सपोर्ट की थी, तो उस सेक्टर को आप लोन देंगे कितना, 32%। तो 32% का मतलब ये हो गया कि जितना भी आप 400, इसका 32% आपको देना है। कितना हो जाएगा, 32, 120 और 2% मतलब 8, 128 करोड़ जो है आपका कहां जाना चाहिए,
आपका जाना चाहिए किसमें, एक्सपोर्ट में। और जो 8% है 8% एटलीस्ट अदर प्रायोरिटी सेक्टर में, मतलब आप इसमें दे सकते हैं, बाद बाकी लिए कोई ये एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरह एनबीसी और सीएबी किसके लिए, रीजनल रूरल बैंक के लिए, रीजनल रूरल बैंक के लिए, आरआरबी के लिए 75%। इसमें क्या है 40% है इन लोगों के साथ, लेकिन आरआरबी विच इज मेंट फॉर रूरल सेगमेंट डेवलपमेंट, तो इसी के लिए 75% का इनको टारगेट है, जिसमें से 15% मीडियम इंटरप्राइजेस को, यहां पे मीडियम इंटरप्राइजेस को है, आप 75 में मीडियम इंटरप्राइजेस को देंगे और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी को देंगे, कौन, आरआरबी। उसी तरह 18% एएनबीसी सीओबी, आउट ऑफ दिस 10% एमएसएमई को, ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर को देना है, इनको टारगेट है। उसी तरह ये सेम टारगेट है, ये जो टारगेट है यहाँ सेम टारगेट यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पे सिर्फ 12%, यहाँ पे 15% है किस सेगमेंट में, व्हीकल सेक्शन को, किसको, आरआरबी को। स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेम इनकी तरह, लेकिन इनको ये कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है कि आप मीडियम इंटरप्राइजेस को सोशल इंफ्रा रिन्यूएबल एनर्जी को देना है, ये इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब क्या है कि 18% सेम क्लॉज यहां पे 12% है, जैसे इस कैटेगरी में यहां पे आ गया, ठीक है। अब एक चीज और आप देखिए कि मान लेते हैं कि बैंक ए की बात करते हैं, बैंक ए के जो टारगेट एएनबीसी है, एएनबीसी है, वो कितना है टोटल 40%, कितना हो जाएगा 400 करोड़। अगर मान लेते हैं बैंक ए ने एक पर्टिकुलर ईयर में 400 करोड़ नहीं लोन दे पाया, सपोज करो कि ये 350 करोड़ ही दिया, तब क्या होगा। तो इन दैट केस, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, ये PSLC प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट इनको इंट्रा बैंक में, इंटर बैंक होता है, इंटर बैंक इनको खरीदना होगा सर्टिफिकेट, PSL सर्टिफिकेट। ये जितना डेफिसिट होगा उतने का सर्टिफिकेट इनको खरीदना। सपोज करो कि बैंक ए किसी पर्टिकुलर ईयर में जिनका टारगेट 400 था, वो 350 ही लोन दे पाए, सारे मिलकर के 50 का डेफिसिट आ रहा है। अब ये 50 में इनको PSL खरीदना पड़ेगा। इंटर बैंक पोर्टल होता है, उस पोर्टल का नाम है ई कुबेर, ये आगे पढ़ना होगा, ई कुबेर नाम है उस पोर्टल का, तो उससे खरीदना पड़ेगा। अगर ज्यादा हो जाता है, मान लेते हैं बैंक ए का ज्यादा हो जाता है, 400 से ज्यादा, मान लेते 450 हो गया, तो ये क्या एलिजिबल है 50 करोड़ का सर्टिफिकेट बेचने के लिए। इंटर बैंक जो दूसरा बैंक डेफिसिट में होगा वो खरीदेगा। तो ये था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म, आसान शब्दों में। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको प्रॉब्लम होगा कि इसको समझने में, बिल्कुल सही है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एमएसएमई के डेफिनेशन को, एमएसएमई क्या है उसको समझेंगे, और एमएसएमई के ओल्ड और न्यू डेफिनेशन है, दोनों चेंज हुए हैं, उनको देखते हैं। तो ओल्ड डेफिनेशन वर्सेस न्यू डेफिनेशन एमएसएमई के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि एमएसएमई किसको कहते हैं, ये इसको मीडियम, इस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बोलते हैं हम लोग, इंटरप्राइजेस बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। पहले जो था, पहले और अब में थोड़ा सा फर्क है। पहले इसकी जो डेफिनेशन थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जून 2020 में, कब, जून 2020 में इसकी डेफिनेशन को चेंज कर दी। पहले की जो कैटेगरी थी ये ओल्ड है, ये ओल्ड डेफिनेशन है, इसको भी एक बार आप समझ लीजिए कि ओल्ड में क्या था और न्यू में क्या है। मैन्युफैक्चरिंग जो माइक्रो था, माइक्रो हर एक सेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विसेज, दो सेक्टर ही हुआ करते थे। आइडियली आप देखेंगे तो कोई भी बिजनेस है उसमें तीन सेक्टर होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग,
दूसरा सर्विसेज, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, आईटी सेक्टर है जैसे सर्विसेज देता है। एक होता है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग भी एक बिजनेस मॉडल है। तो माइक्रो में मैन्युफैक्चरिंग है, जो मैन्युफैक्चर बनाते हैं कोई प्रोडक्ट, लेकिन एक होता है ट्रेडिंग होता है, जो मैन्युफैक्चरर से खरीद करके उसको बेचते हैं, वो भी तो बिजनेस हुआ एक तरह का। तो वो कॉन्सेप्ट नहीं था, तो एक तरह से वो चीजें हो गई। अच्छा, इस माइक्रो वाले में एक प्रॉब्लम क्या था कि ये इनके जो कैटेगरी माइक्रो होने के लिए वो लिमिटेशन था कि 25 लाख से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होना चाहिए। 25 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए माइक्रो के केस में। सर्विसेज के केस में 10 लाख था। अब क्या है कि बहुत सारे, उसी तरह पहले हम लोग ये समझ लेते स्मॉल में कितना था। स्मॉल में 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में लिमिटेशन थी मैन्युफैक्चरिंग के केस में। सर्विसेज में 10 लाख से 2 करोड़ की थी, और मीडियम में मैन्युफैक्चरिंग ही सेक्टर में 5 करोड़ से 10 करोड़ थी। सर्विसेज में 2 करोड़ एंड 5 करोड़ के बीच में थी। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आप इस एमएसएमई का जो भी आपको फैसिलिटी मिल रही है, लाभ मिल रही है, आप उससे वंचित हो जाते थे। दैट इज यू जस्ट went to beyond that category, so you will no longer the part of MSME because your transaction has exceeded। तो जब exceed हो गया तो ये होता था, लेकिन लिमिटेशन तो था। अब एक चीज इसमें देखिए कि इसमें इन सारी चीजों को कि अगर कोई भी बंदा, जैसे अगर मान लेते ये स्मॉल है, वो इस डर से अपने ट्रांजेक्शन को, अपने इन्वेस्टमेंट को आगे नहीं बढ़ा रहा है कि मैं इसमें चला जाऊंगा तो मुझे जो टैक्स बेनिफिट है स्मॉल का वो मुझे नहीं मिलेगा। ये बंदा जिसका भी माइक्रो सेक्टर है, माइक्रो कैटेगरीज में है बिजनेस, वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही वो 25 लाख से ज्यादा जाएगा वो स्मॉल सेगमेंट में आ जाएगा, तो इससे जो बेनिफिट मिलने वाले वो नहीं मिलेगा। इन सारी चीजों को देखते हुए जून 2020 में गैजेट्स, ऑफिशियल गैजेट्स के थ्रू इसके डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। अब क्या हो गया कि वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इसको हटा दिया गया। 2 सेगमेंट आए इन्वेस्टमेंट, जिसमें बोला गया है कि अगर अप टू 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है किसी भी यूनिट का, किसी भी बिजनेस का, तो वो माइक्रो इकोनॉमी में आएगा, माइक्रो कैटेगरी में आएगा। और अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ है तो इन दोनों में से कोई एक, या तो आप 1 करोड़ के अंदर हो और आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ के अंदर हो, तो आप इसके अंदर आएंगे, माइक्रो कैटेगरी में आएंगे। अगर कोई बिजनेस 1 करोड़ से एक्सीड करता है तो अप टू 10 करोड़ वो स्मॉल में रहेगा। उसी तरह अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से टर्न करता है बट 50 करोड़ तक रहता है तो वो स्मॉल में आएगा। और अगर आपका 10 करोड़ से एक भी रुपया ज्यादा बढ़ता है लिमिट की 50 करोड़ तक, तो आप कहां तक आ जाएंगे? आप मीडियम में चले जाएंगे। और टर्नओवर अगर आपका 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में, तब तक तो आप मीडियम में हैं। लेकिन अगर 250 करोड़ से ज्यादा हो जाता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो आप इस कैटेगरी की, इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, इसकी बेनिफिट नहीं मिलेगी आपको। तो ये चीजें थी। अभी एक चीज देखेंगे, आपको कई बार हम लोग को याद करने में प्रॉब्लम होता है कि इसको टेबल को याद कैसे रखें। बहुत सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। देखो, एक को याद रखना है आपको, बाकी मैं हेल्प कर देता हूं याद रखने में। आप सपोज करो कि आपने यहां पे माइक्रो के केस में आपने याद रखा 1 करोड़, ठीक है? 1 करोड़ माइक्रो का याद रखना। 1 करोड़ के बाद आप समझ लो 10 टाइम्स बढ़ेगा, और उसके बाद फिर इसका 5 टाइम्स बढ़ेगा। मतलब 1 करोड़ का 10 टाइम्स कितना होगा? 100 करोड़, और इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 50 करोड़। तो ये इन्वेस्टमेंट के केस में। और अगर 5 करोड़ है तो इसका 10 टाइम्स कितना हो जाएगा? 50, और इसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? इसका 5 टाइम्स हो जाएगा 250। बस ये याद रखना है, 10 टाइम्स और 50 टाइम्स। 1 करोड़ और 50 करोड़। एक चीज आप याद रखें, 1 करोड़ और 5 करोड़ याद रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एक तो ये हमारे डेफिनेशन हो गए। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख लेते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट है एमएसएमई की केस में। देखिए, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है किसी भी यूनिट के लिए, बहुत ही आसान है।
वो क्या क्या है कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जाके पोर्टल पे। ऑल इंटरप्राइजेस मस्ट रजिस्टर ऑनलाइन टू ऑब्टेन द उद्यम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। सिंपल ऑनलाइन एक पोर्टल है उद्यम रजिस्ट्रेशन पे, उद्यम का, उस पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। और इस प्रोसेस इज फुल्ली डिजिटल, कोई पेपर वर्क नहीं है इसमें आपको, और पेपरलेस भी है, पेपर आपको देना ही नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन से ही आपको, और कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए रहता है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा एमएसएमई का। और एमएसएमई कंटिन्यू टू रिसीव सपोर्ट वाया स्कीम्स लाइक, अगर जो भी रजिस्टर्ड हो गए उनको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, एक एमएससी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये है, इससे एमएसएमई को इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है। तो एक तो ये हेल्प हो गया। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो इसके तहत क्या होता है कि ये स्कीम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करती है एमएसएमई को। तीसरा, स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री स्फूर्ति। इसमें क्या है कि जैसे ये अगर आपकी यूनिट या किसी भी बंदे की यूनिट है और वो कोई ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए बनारसी साड़ी बना रहा है, तो एक ट्रेडिशनल कला है और मतलब एशियंट कला चला रहा है, तो उसमें नई टेक्नोलॉजी डाल करके इसको ग्लोबल बनाया जाए ताकि बाहर हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत ये क्या करते हैं, रजिस्टर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, उसको वापस से रिवाइव करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लाई गई है। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट किससे, एमएसएमई से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे कि एमएसएमई का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी पे। देखो एमएसएमई का बहुत कंट्रीब्यूशन है जीडीपी पे। एमएसएमई आर की ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड 64 million firms in India are registered under this scheme. तो 2016 अगर बात करें, 2024 और 25 की बात करें, तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया करंट कंट्रीब्यूशन 30% के आसपास है जीडीपी का। क्यों, कौन देता है, वो एमएसएमई। 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, मतलब ये जो करंट कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का जितना भी जीडीपी है उसमें 30% जो है वो किसका पार्ट है, वो एमएसएमई की तरफ से पार्ट है, उस सेक्टर से आता है जीडीपी में। 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, 45% जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया में उसका कंट्रीब्यूशन 45% वो इस सेगमेंट से आता है, एमएसएमई से। और 46% एक्सपोर्ट जितने भी होते हैं वो इंडिया का इसी सेगमेंट से, एमएसएमई के ही थ्रू आता है। तो ये सेक्टर सिर्फ इतना तो सपोर्ट करता ही है, इनोवेशन जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप होता है, यहीं से होकर गुजरते हैं। एमएसएमई बनाते हैं यूनिट, पहले वो माइक्रो बनाते हैं, फिर स्मॉल होता है, स्मॉल से मीडियम, फिर वो एक लार्ज यूनिकॉर्न बन जाता है, राइट। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अभी तक 64 मिलियन ऑफ फर्म्स इन इंडिया विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अब ये 120 मिलियन पीपल को, लगभग 12 करोड़ लोगों को वो क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडिया में जनरेट करता है और उसमें इन्वॉल्व है। सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो एमएसएमई में है। तो ये था कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई इन जीडीपी। अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी स्कीम्स हैं इंडिया में, उसको देखेंगे कि कौन कौन से स्कीम्स हैं जो इंडिया में अभी चल रहे हैं, जो एमएसएमई और प्रायोरिटी सेक्टर पे खास करके फोकस करके ये लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की। ये जनवरी 2016 में लॉन्च हुआ। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है कब, जनवरी 2016 में। आज इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। जी हाँ, 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सिर्फ रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हैं। तो जिसमें ये आज क्या है, इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट
इकोसिस्टम है। किसका? स्टार्टअप का, याद रखिएगा। और 1 लाख से भी ज्यादा, 1 लाख से भी ज्यादा क्या है? 1 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज हैं, रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हैं। अनरिकॉग्नाइज तो बहुत सारे होंगे, जिसमें से एज ऑन डेट 108 यूनिकॉर्न हो गए। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? आपने कई बार सुना कि स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गया, मतलब जिनका वैल्यू है, वैल्यूएशन है $1 बिलियन के अबव हो गया। $1 बिलियन के अबव हो गया, अबव हो गया, उससे ज्यादा है तो वो यूनिकॉर्न बन जाता है। अब क्या है कि फॉस्टर इनोवेशन, प्रमोट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। तो स्टार्टअप इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो प्रमोट करने के लिए इनोवेशन को, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और क्रिएट लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये स्कीम। एक्सपैंड बियॉन्ड टेक्नोलॉजी टू सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के ही सेक्टर में, बल्कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ और एजुकेशन सब पे ये है। एम्स टू स्प्रेड टायर 1 सिटीज टू टायर 2-3 सिटीज, सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। अब क्या है, टायर 1 सिटी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गया, बैंगलोर हो गए, ये सारे जो सिटीज हैं ये टायर 1 सिटी में आते हैं। टायर 2 में सिटीज में वो इसके अदर देन दीज सिटी लाइक लखनऊ हो गया या फिर पटना हो गया, ये टायर 2 में आ गए। टायर 3 में जो इसके बाद जो बचे इस तरह के सिटी में, वो आ जाते हैं किसमें? जैसे कटक हो गया, ये क्या आते हैं? टायर 3 सिटीज में आते हैं। अब ये टायर 2 और टायर 3 से ये जो टायर सिटीज है, इस पर्टिकुलर स्टार्टअप इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 49% जो है वो इससे ही आया है 2024-25 में। 49% जो है कंट्रीब्यूशन है, तो ये किससे है? टायर 2, टायर 3 सिटीज से है। ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में, टैक्स ब्रेक्स एंड इजी फाइनेंसिंग फॉर न्यू स्टार्टअप। बहुत सारे टैक्स बेनिफिट हैं, जीएसटी है, बहुत सारी स्कीम है उनके लिए कि जो उस ब्रैकेट में आते हैं उनको बहुत सारी बेनिफिट मिलती है स्टार्टअप इंडिया के तहत। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप देखेंगे 49% ये इंपॉर्टेंट है। अर्बन और रूरल के अगर कहते हैं, अर्बन और रूरल में टोटल कितने हैं? मिलाकर के 49% कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं कि कौन सी स्कीम है। अब है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया बेसिकली किसके लिए है? वुमेन एंड इंडिविजुअल फ्रॉम ST/SC कम्युनिटीज। ये जो स्टैंड अप इंडिया है ये किसके लिए है? वुमेन एंड इंडिविजुअल फ्रॉम ST/SC कम्युनिटीज है। स्टार्टिंग ग्रीन फील्ड बिजनेस। अच्छा, ग्रीन फील्ड बिजनेस, यहां पे देखिए ग्रीन फील्ड आया। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस जो नए सिरे से शुरू किया, एकदम स्क्रैच से, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस उसमें नहीं होना चाहिए कि कोई कॉन्सेप्ट को है उसको मैं आगे उसी कॉन्सेप्ट को बढ़ा रही हूँ या बढ़ा रहा हूँ, वैसा ऐसा नहीं। जैसे कोई बिजनेस एग्जिस्टिंग है, कोई ढांचा बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे आप शुरू कर रहे हैं, नहीं, आपको स्क्रैच से न्यू शुरू करना है। अगर यहां पे ये वाइट फील्ड होता, वाइट फील्ड बिजनेस, तो इसका मतलब है कि पुराने बिजनेस को उसमें नई चीजें डाल करके विस्तार करना, उसको एक्सपेंड करना, स्प्रेड करना, राइट। तो यहां पे ग्रीन फील्ड का मतलब है कि स्क्रैच से एकदम न्यू फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और वाइट फील्ड का मतलब है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को आप फिर से रिन्यू कर करके आप बना रहे हैं, वाइट फील्ड का मतलब होता है। अब आते हैं कि इसमें स्पेशल लोन रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख to 1 करोड़ एट लो इंटरेस्ट रेट। इसमें जो लोन मिलता है किसको? वुमेन, इंडिविजुअल और ST/SC। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि स्टैंड अप इंडिया में ये जो कैटेगरी है किसके किसके लिए एप्लीकेबल है? आपका जवाब होगा वुमेन और इंडिविजुअल फ्रॉम ST/SC कैटेगरी ओनली। अब अगर अमाउंट आ जाएगा तो आप ये याद रखिएगा 10 लाख से 1 करोड़, लो इंटरेस्ट रेट में। इंटरेस्ट फ्री नहीं मिलता है, इंटरेस्ट के साथ मिलता है, तो ये याद रखिएगा। अब ये encourages inclusive growth by supporting under represented entrepreneurs। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास जी। सपोर्ट अंडर रिप्रेजेंटेड जो है उनके लिए खास करके ये स्टैंड अप इंडिया है।
ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट स्कीम को देखते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इससे इस स्कीम से एक फायदा क्या है कि इस स्कीम के आने के बाद प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा है। प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, एक्सपोर्ट बढ़ी है। चलिए समझते हैं कि क्या है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कि बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड जॉब क्रिएशन। तो इसमें क्या है कि ये एक स्कीम है जिसमें इंसेंटिव दिया जाता है कि आप जितना ज़्यादा करेंगे उसमें आपको इंसेंटिव 4 to 6% का आपको इंसेंटिव मिलेगा, बशर्ते कि आप 5 साल तक आप कंसेक्यूटिवली आपकी जो सेल है वो बढ़ रही है। तो प्रमोट करता है ये कौन? R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये लॉन्च कब हुआ था? वो मार्च 2020 में लॉन्च हुआ था, कोरोना के टाइम में। और 3 सेक्टर के लिए था, 3 सेक्टर ही थे, लेकिन अब 14 सेक्टर हैं, जैसे मोबाइल, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, स्टील, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाइट गुड्स, टेक्सटाइल्स, सोलर पीवी, फूड, एसएससी बैटरीज, ड्रोन, ये सारे के लिए है। पहले 3 सेक्टर्स में थे। इम्पैक्ट क्या हुआ इससे कि स्मार्टफोन जो एक्सपोर्ट हुआ वो ग्रो हो गया, एक्सपोर्ट करना। हम लोग जो 2018 की अगर फिगर करें, ठीक है, 2000 में एक्सपोर्ट किए थे हम लोग 334 मिलियन एक्सपोर्ट किए थे वैल्यू में। स्मार्टफोन जो इंडिया में बना हुआ था एक्सपोर्ट किए थे। कब? 18 में। इस स्कीम को लॉन्च करने के बाद इसका जो वैल्यू है वो बढ़ गया 11 बिलियन डॉलर तक 2023 तक। और इंपोर्ट भी इसका घट करके आ गया 1.6 बिलियन 2023 में डॉलर, ये घट करके आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्कीम है स्टार्टअप इंडिया। ये हम लोग देख चुके हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लिंक, ये हम लोगों ने पिछले इसमें देख लिया है। स्टार्टअप इंडिया ये देख चुके हैं हम लोग, ये गलती से आ गया इसमें। चलिए ये तो क्रॉस कीजिए। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS, ये क्या है? इस स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री क्रेडिट स्कीम, ये एक्चुअली कोरोना के टाइम में लॉन्च किया गया था। तो इस स्कीम के थ्रू क्या हुआ कि 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री क्रेडिट स्कीम इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग कोविड-19। उस टाइम में देना था, रिवाइव करना था, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था वैसे छोटे MSME को खास करके रिवाइव करना, कि वहाँ उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, सामान बिक नहीं रहा है और सैलरी देनी है, रेंट देनी है। तो उस टाइम में ये लॉन्च की गई थी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, और इससे बेनिफिट हुए थे 45 लाख MSME को ये क्रेडिट मिला था, ताकि उनकी लिक्विडिटी और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी बरकरार रहे। उस टाइम में मिला था। फिर हम लोग देखेंगे मेक इन इंडिया, इंपॉर्टेंट स्कीम्स। ये लॉन्च हुआ था 2024 में। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 2024 में आया था। मकसद ये था कि एक्सपोर्ट जो है हमारा, एक्सपोर्ट वो हमारा मेक इन इंडिया में अप हो और इंपोर्ट जो है हमारा वो कम हो। जब एक्सपोर्ट अप होगा तो मैन्युफैक्चरिंग अपने आप बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिकली अप होगी, ठीक है। तो मेक्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब खरीद करके सपोज कीजिए मैंने कोई चीजें चाइना से खरीदी, चाइना ने टैरिफ लिया, सपोज कीजिए कि 100 रुपए की चीज है, उसका मूल्य है, और चाइना से जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो चाइना ने हमें 110 रुपए में दिया। नाउ आई जस्ट वांट टू सेल इट आउट टू नेपाल या सम अदर कंट्री, मान लेते मॉरिशस या किसी को भी बेच दिया हमने इधर, तो ऑब्वियसली हम लोग 110 के जितना प्रॉफिट होगा उतना देना होगा, उनसे लेंगे। तो ये जिस कंट्री को हम लोग बेच रहे हैं वो डायरेक्टली चाइना से ही सस्ते में खरीद सकते हैं। तो हम लोग कोई चीज को ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें घाटा है। लेकिन अगर यही चीजें बनी हो, यही चीजें बनी है तो हम लोग बेच सकते हैं। चाइना अभी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ऊपर लेवल पर, 50% GDP का उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ आता है मैन्युफैक्चरिंग का ही है। तो हम लोग का जबकि 30% है, उसका 50% एंड अबव है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो चीजें हैं कि अगर हम लोग जितना ज्यादा
इंडिया में बनाएंगे चीजें, आत्मनिर्भर बनेंगे, तो हम लोग बाहर चीजों को बेच सकते हैं, तो उससे हम लोग को प्रॉफिट ज्यादा होगा, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ेगा, हम लोग को डॉलर में पैसा आने लगेगा। अभी क्या रहा, हम लोग डॉलर में पैसा दे रहे हैं, हम लोग की जो रुपीज है वो अप्रिशिएट करने लगेगी। तो बिल्ट ऑन 4 पिलर, इसका जो 4 पिलर है, न्यू प्रोसेस इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड माइंडसेट, सॉरी न्यू प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर्स एंड माइंडसेट, ये जो है मेक इन इंडिया का ये 4 पिलर से याद रखिएगा। टारगेट क्या था, इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू 25% ऑफ द जीडीपी। अभी तो ज्यादा हो गया, ये 30% हो गया है, अभी 30% है, लेकिन अब जो टारगेट है वो 40% टारगेट है कि हम लोग जीडीपी का अचीव करें। अगेन ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, CGTMS, ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर बैंक में तो आपको पता होगा कि ये क्या करती है, कोलेटरल फ्री लोन देती है अप टू 1 करोड़ फॉर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को। फर्स्ट जनरेशन मतलब ये जो फर्स्ट जनरेशन है उनको क्या करती है, वो लोन देती है, कोलेटरल फ्री है, इसमें कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। स्ट्रेंथन क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम टू हेल्प MSME रिकवर पोस्ट पैंडेमिक, जो पैंडेमिक के बाद रिकवर किए खास करके उनके लिए ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम्स है। फिर आते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ISEC, ये खास करके किसको सपोर्ट करता है, खादी इंस्टीट्यूशन बाय ब्रिजिंग फंडिंग गैप थ्रू बैंक लोन। तो ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये बेसिकली किसके लिए है, ये स्कीम खादी इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ सस्ता प्रोवाइड करे ताकि उसको रिवाइव कर सके। आज के रेट में खादी क्या धीरे धीरे लोग उस पर रुझान कम हो रहा है, लोग खरीदना कम कर रहे हैं, तो उसको रुझान को बढ़ाने के लिए ये फंड को, ये स्कीम को लाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और भी स्कीम्स हैं जो MSME को प्रमोट करते हैं, जैसे उद्यमी मित्रा पोर्टल, ये लॉन्च किया था किसने, सिडबी ने। तो क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी एंड प्रोवाइड हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू MSME। हैंड होल्डिंग का मतलब ये होता है कि फ्रॉम एप्लीकेशन टू सेल, ये हेल्प करते हैं सर्विसेज में, लाइक ए मेंटर की तरह ये सिडबी जो है हेल्प करता है MSME को। इसके अंदर उद्यमी मित्रा पोर्टल में अगर आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। फिर दूसरा है कि MSME संबंध, ये बेसिकली क्या करता है, ये मॉनिटर करता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम MSME बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब जितने भी प्रोक्योरमेंट होते हैं उसका मॉनिटरिंग होता है कि MSME को कितना मिला है, इतने बिडिंग्स हुए, टेंडर आए, तो टेंडर में इसमें MSME को जो प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं उसमें से कितना पार्ट है जो MSME को जा रहा है। दूसरा है MSME डिलेड पेमेंट पोर्टल, ये भी मॉनिटर करती है, क्या करती है, इनेबल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस टू डायरेक्टली रजिस्टर्ड केसेस ऑफ डिलेड पेमेंट बाय सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, CPSC एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये पोर्टल देती है कि अगर कहीं भी पेमेंट का डिलेड हो रहा है, अगर आप रजिस्टर्ड है MSME में और आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप यहां से कंप्लेन कर सकते हैं, चेक कर सकते, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्री का हो या CPSC का हो, मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। फिर है डिजिटल MSME स्कीम्स प्रमोट क्लाउड कंप्यूटिंग अडॉप्शन, enabling MSME to access both common and tailor-made IT इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि फिजिकल में जहां पे स्टोरेज होती है, कंप्यूटर की एक फिजिकल स्टोरेज होती है, वो ना हो करके कहीं इंटरनेट पे ऑनलाइन रखना। तो इस स्कीम के तहत ये क्या है, इसमें डिजिटल MSME स्कीम में क्या करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग अडॉप्टेशन के लिए बोलता है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कीजिए। MSME को एक्सेस देता है क्या चीज के लिए, टेलर मेड IT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल स्कीम है, ठीक है। फिर हम लोग और भी स्कीम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, ये क्या करती है, ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ SME टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग मैक्रो एंटरप्राइजेस, ये भी है, हेल्प करती है। दूसरा स्कीम ऑफ फंड्स फॉर जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री स्फूर्ति क्लस्टर टू ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एंड आर्टिशन
जैसे इसमें मैंने आपको कहा कि कोई पुरानी ट्रेडिशन बिजनेस है या कला है, आर्टिशन है कि ये बनारसी साड़ी बनाते थे, तो ये विलुप्त ना हो जाए, इसको एक मतलब ग्लोबल मंच पे, इंटरनेशनल स्टेज पे ला करके इसको दिया जाए। तो ये इस स्कीम के तहत स्फूर्ति में आप याद रखिएगा कि क्लस्टर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज याद रखिएगा और आर्टिशियन को मेक देम कॉम्पिटिटिव बाय इंप्रूविंग मार्केटेबिलिटी एंड स्किल। उनकी इंप्रूवमेंट इस स्कीम के तहत ऐसे जो बिजनेस हैं जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के जुड़े हुए हैं उनको रीपैकेजिंग करके उन पे थोड़ा सा डिजिटल फॉर्म में ला करके उनको हेल्प करके इनकी जो कॉम्पिटिटिव है वो स्किल है उसको बढ़ाए और मार्केटेबिलिटी बढ़ाते हैं। एक स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप एस्पायर, याद रखिएगा स्फूर्ति किसके लिए, जो ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए। एस्पायर फोकसेस ऑन जॉब क्रिएशन, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड फॉस्टरिंग इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशन। तो जब अगर एस्पायर आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन अगर आया कि ये एस्पायर है क्या, तो एस्पायर का फोकस इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर, याद रखिएगा रिड्यूसिंग इनोवेशन, फोकस ऑन जॉब क्रिएशन, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन बिजनेस सॉल्यूशन एस्पायर में। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम NMCP enhance the global competitiveness of Indian MSME by improving processes, design, technology and market accessibility। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो दो और हैं, ये भी माइक्रो एंड स्मॉल Enterprise Cluster Development Program MSME CDP uses a cluster development approach to boost productivity, competitive and capacity building for MSME। ये भी एक प्रोग्राम है, इसको भी याद रखिएगा। दूसरा है Credit Linked Capital Subsidy Scheme CLCSS provide subsidies for the upgradation of technology in MSME। तो ये भी प्रोग्राम है जो क्या करती है, फायदा पहुंचाती है एमएसएमई को। ये छोटे से पार्ट है, इसको आप सिर्फ ये याद रखिए किससे रिलेटेड है एंड दैट्स इट। इसके डिटेल्स में हम लोग आगे के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।